Hello everyone, welcome back to SC Educators. My name is Ansar Deva and today we will be starting with the third chapter of marketing which is placements. Now, हम लोगों ने पिछले क्लास में समझ लिया था what exactly a product is, फिर हम लोगों ने देखा था what exactly the price is. But अब जो हम लोग समझेंगे that is related to place. Now, when you talk about place क्या होता है या फिर place सुनते ही सबसे पहली चीज किसी भी इंसान के दिमाग में क्या आती है? Whenever place is concerned, it is considered as the one of the most important एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। और इस वजह से, क्योंकि अगर आप लोग प्लेस को फॉलो नहीं करते हो तो इसकी वजह से आप लोगों का जो सेल्स है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। आप लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया, आप लोगों ने उसका प्राइस डिसाइड कर लिया, आप लोगों ने सब चीजें देख ली, पर उसके बाद भी जब तक आप लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि आप लोग उस प्रोडक्ट को कहाँ बेचने वाले हो, आप उसको कैसे बेचने वाले हो, आप उसको किसके थ्रू बेचने वाले हो, जब तक इन सवालों का जवाब क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोगों का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग विल नॉट बी वर्दी। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाई प्लेस मिक्स इज कंसिडर्ड दैट इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये बेसिकली करता क्या है, प्लेस मिक्स में अगर आप लोग देखो कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करी जा रही है तो उसका मेन इंटेंशन विल बी कि मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया है, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। जिस भी इंसान ने प्रोडक्ट बनाया है वो अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहता है एंड कंज्यूमर तक, और वो एंड कंज्यूमर तक किस तरीके से पहुंचाएगा उसका पूरा का पूरा फोकस इज ऑन नथिंग बट प्लेस मिक्स। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली प्लेस मिक्स इज। ठीक है, कोई भी प्रोड्यूसर की बात करते हैं, एवरी प्रोड्यूसर विल सीक टू डू व्हाट बेटा, दे विल सीक टू लिंक टुगेदर द सेट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज में कौन कौन आ जाता है बेटा? एक तो मैन्युफैक्चरर है ही, उसके अलावा होलसेलर है, उसके अलावा रिटेलर है, और एक आता है एजेंट। इन सबको एक साथ लेके आएगा ताकि मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट किस तक पहुंचा सके? कंज्यूमर तक। ठीक है, कि वो लोग अपने फुलफिल कर सके फर्म की जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको। और इन सब इंटरमीडियरीज को साथ में मिला के आप लोग उनको बोलते हो जो आपका मार्केटिंग चैनल होता है। या फिर अगर आप लोग प्लेस मिक्स की बात करो तो प्लेस मिक्स का मेन इंटेंट आप एक ये भी कह सकते हैं कि द इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज। ये हर वो एक्टिविटी इंक्लूड करता है। ये क्या करता है बेटा? हर वो एक्टिविटी इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड विद द मोटिव ऑफ प्रोडक्शन की जगह से कंजम्पशन की जगह तक जब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट पहुंचाते हो उसको अपने क्या बोलेंगे? दैट इज समथिंग व्हिच विल बी टर्म्ड एज place mix. Clear है? So it includes all the activities that helps in move the goods from whom to whom बेटा, या फिर from where to where, from the place of production to the place where it is demanded for consumption, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? That will be termed as place mix. तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं what exactly types of distribution channels are. So whenever you talk about types of distribution channel है ना, distribution channel technically दो parts में divided है। एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक क्या होता है बेटा? डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच रहा है। इसको आप लोग बोलते हो जीरो लेवल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? जीरो लेवल। ठीक है, जीरो लेवल क्यों बोला जाता है बेटा? बिकॉज देयर इज नो इंटरमीडियरी इन्वॉल्व बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। और उसके बाद दूसरे आ जाते हैं इनडायरेक्ट चैनल्स। अब इनडायरेक्ट चैनल्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट चैनल्स का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेच रहे हो, पर आपके थ्रू कोई एक इंटरमीडियरी के पास प्रोडक्ट जाएंगे, जिसको आप लोग बोलते हो लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में क्या आ जाएगा? मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। फिर आ जाएगा मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। और लेवल 3 में आ जाएगा मैन्युफैक्चरर टू एजेंट टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। ठीक है, ये बेसिकली चैनल्स है जिसके थ्रू आप लोग कोई भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हो। समझ आया? तो चैनल्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचेगा। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, उसके बीच में एक इंटरमीडियरी आ जाएगा। ठीक है, वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, और वो 3 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द चैनल अ कंपनी ऑप्ट्स फॉर। समझ आया? क्लियर है? सो हम लोग यहाँ पे उन चैनल्स के बारे में समझेंगे, व्हाट एग्जैक्टली आर द टाइप्स ऑफ चैनल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विल ऑप्ट फॉर। उसमें डायरेक्ट चैनल्स क्या है और इनडायरेक्ट चैनल्स क्या है, वो सब हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट डायरेक्ट चैनल इज बेसिकली व्हाट बेटा? लेवल 0, जहां पे देयर आर नो इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होता है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके इनडायरेक्ट चैनल्स, जहां पे आप लोग इंटरमीडियरीज के थ्रू ही पूरा का पूरा चैनल संभालते हो, जिसमें आता है 1, 2, 3। अब इसको एक सिंपल तरीके से याद रखना,
लेवल 1 का मतलब एक इंटरमीडियरी, लेवल 2 का मतलब दो इंटरमीडियरी, लेवल 3 का मतलब तीन इंटरमीडियरी और लेवल 0 का मतलब जीरो इंटरमीडियरीज। यहाँ पे बेसिकली इंटेंशन क्या है कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट है ना डायरेक्टली कंज्यूमर को पहुंचना चाहिए, फिर वो कैसे भी पहुंचे, डायरेक्टली पहुंचे इनडायरेक्टली पहुंचे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस यहाँ पे वही पॉइंट समझाया गया। तो हम लोग आगे बढ़ते बेटा और समझते व्हाट एग्जैक्टली दीज चैनल्स आर, जिसमें हम लोग बेटा सबसे पहले समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली ये पार्टिसिपेंट्स होते हैं या पार्टिसिपेशंस वगैरह किस तरीके से फॉलो किया जाता है, उनके फंक्शंस क्या है, फिर उसके बाद हम लोग ये चैनल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बेटा व्हाट एग्जैक्टली आर द डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम्स में सबसे पहले आ जाता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर बेसिकली कौन होता है बेटा? मैन्युफैक्चरर वो इंसान होता है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ही इज द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो दिस इज द सोर्स फ्रॉम वेयर ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी कमिंग, या फिर जहां से प्रोडक्ट सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज में वही होलसेलर आ जाएगा, रिटेलर आ जाएगा और एजेंट भी आ जाएगा। और फिर उसके बाद आ जाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर बेसिकली कौन होता है? जिसको आप लोग फाइनल कंजम्पशन के लिए देते हो। बट उसके अलावा भी बीच में देयर आर सम फैसिलिटेटिंग एजेंसीज जो ये पूरा का पूरा एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। नाउ हाउ डू दे हेल्प इन परफॉर्मिंग ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज, ये समझो। क्या मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच देगा क्या? मतलब समझो कि प्रोडक्ट बना और सीधा कंज्यूमर के पास चला गया, ऐसा नहीं होता है ना। उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अगर आप लोग लेस खाना चाहते हो, ठीक है, तो अपने क्या करेंगे बेटा, अपने सीधा चले जाएंगे लेस की फैक्ट्री के बाहर, जैसे ही चिप्स बनेंगे ताजे ताजे अपने बैग में भर के ले आएंगे। बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता ना। पानी पीना है तो क्या बिस्लरी की फैक्ट्री के बाहर ही खड़े रहेंगे बेटा ऐसे मुंह लगा के? अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एडिशनल सर्विसेज होती है जो हमें चाहिए होती है, जिसको आप लोग बोलते हो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई। फिर उसके बाद आप लोगों की वेयर हाउसिंग की सर्विसेज हो गई। ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा? मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से लेके कंजम्पशन की जगह तक वो गुड्स को पहुंचाएगा। और वेयर हाउसिंग क्या करेगा? सारे के सारे गुड्स तो मार्केट में एक साथ सप्लाई करे नहीं जाते, तो क्या करती है कंपनी? कंपनी ये करती है कि जब वो गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं उसको स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह ढूंढते हैं और उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन आ जाएगा? मैन्युफैक्चरर तो आएगा ही, इंटरमीडियरीज आएगा ही, कंज्यूमर क्यों? बिकॉज उसको प्रोडक्ट बेचने पर उसके अलावा भी यहाँ पे देयर विल बी सम फैसिलिटेटिंग एजेंसीज जो ये एक्टिविटीज को फैसिलिटी काम को परफॉर्म करने में आप लोगों की हेल्प करेंगे। यहां तक समझ आ गया? तो आगे बढ़ते हैं बेटा और समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर द फंक्शंस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम लोगों ने जो ये तीन चार फंक्शंस ऑफ ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखे, लेवल 0 हो गया, लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, तो ये सब जो भी चैनल्स है या फिर ये जो भी इंटरमीडियरीज हैं, ये इंटरमीडियरीज बेसिकली काम क्या करते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या है, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे बेटा ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल रिस्क में क्या आ जाएगा या फिर ट्रांजैक्शनल फंक्शंस में क्या आ जाएगा? पहली चीज आ जाएगी आप लोगों की, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और दूसरा आ जाएगा रिस्क बेयरिंग। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड रिस्क बेयरिंग का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी इंटरमीडियरीज है उन इंटरमीडियरीज का काम क्या है? ट्रांजैक्शन संभालना। ट्रांजैक्शन क्या होता है बेटा? बाइंग एंड सेलिंग या फिर किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का एक्सचेंज। ठीक है, जो भी आप लोग सामने वाले के साथ लेन देन करते हो दैट इज टर्म्ड एज ट्रांजैक्शनल। तो ट्रांजैक्शनल में क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा बाइंग एंड सेलिंग। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर सारे के सारे क्या करते हैं? दे बाय एंड सेल द गुड्स। और उसके बाद दूसरा आ जाता है रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग का मतलब क्या है? चलो बेटा, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट ये सारे के सारे लोग, प्रोड्यूसर हो गया, होलसेलर हो गया या फिर रिटेलर हो गया, प्रोड्यूसर की जगह मैन्युफैक्चरर लिख दो तो भी चलेगा, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट समझो, क्या ये सारे के सारे गुड्स को स्टोर करते हैं क्या? हाँ, बाय डिफॉल्ट ये लोग गुड्स को स्टोर करते हैं। एंड व्हेन दे आर स्टोरिंग द गुड्स, वो सारा का सारा रिस्क भी बेयर कर रहे हैं। अगर मैंने अपने वेयर हाउस में गुड्स रखे हुए, वेयर हाउस में आग लग गई, चूहे कुतर गए, या फिर किसी भी तरीके का स्पॉइलेज वगैरह कुछ हो गया, या फिर मार्केट में कुछ चेंजेस आ गए जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई की वजह से उसके प्राइसेस फ्लक्चुएट होने लग गए, तो भी वो सारा का सारा रिस्क किसके पास आएगा बेटा? इन सब इंटरमीडियरीज के ऊपर ही आएगा। उसमें कंज्यूमर का कुछ खास रिस्क होगा नहीं। सो बस यहाँ पे पहला पॉइंट यही बोला हुआ है कि जो भी ट्रांजैक्शनल रिस्क होते हैं या जो ट्रांजैक्शनल फंक्शंस होते हैं वो सब यही करते हैं कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और एजेंट, ये सारे के सारे क्या करेंगे बेटा? ये सब गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व होंगे और उसके साथ साथ सारा का सारा रिस्क भी बेयर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिकल का मतलब क्या हो जाता है बेटा? लॉजिस्टिकल में एक चीज याद रखने का, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड या फिर जो भी आप लोगों के सप्लाई चेन रिलेटेड होते हैं ना। सप्लाई चेन या फिर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया? गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग की जगह से
ठीक है, प्रोडक्शन की जगह से कंजम्पशन की जगह तक पहुंचाने के बीच में जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है उसको आप लोग लॉजिस्टिक्स बोलते हो। ठीक है, जिसमें आ जाता है असेंबलिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट, ये समझो। व्हेन यू टॉक अबाउट असेंबलिंग, स्टोरिंग एंड ग्रेडिंग, असेंबलिंग का मतलब क्या होता है? बहुत बार कंपनीज ऐसा करते हैं कि जो होलसेलर्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स कंपोनेंट्स मंगाएंगे, उसको असेंबल करके फिर उसके बाद लोगों को बेचते हैं। फिर उसके बाद सॉर्टिंग और असॉर्टिंग भी एक तरीके से यहीं पे परफॉर्म किया जाता है। सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया? आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा दैट मेनी ब्रांड्स दे सेल सेम टी शर्ट इन 3 और 4 और 5 डिफरेंट कलर्स, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 5, वो सब क्या हो गया? असॉर्टेड। फिर उसके बाद जब आप इसका एक सिंपल तरीका बेटा कि आप लोग असॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स के जैसे याद रखो बेटा, पता है दिवाली के टाइम पे वो आते हैं, वो कमीने रिश्तेदार, ठीक है, मतलब सॉरी अच्छे रिश्तेदार जो भी आप लोगों को अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, पर वो बेटा एक ट्रे लेके आते हैं जिसमें से 5 तरीके के ड्राई फ्रूट्स होते हैं बेटा। ठीक है, काजू, बादाम, किशमिश, फिर उसके बाद ये सब चीजें होती है और बीच में अखरोट होता है बेटा, है ना? तो वो सब चीजें भी क्या हो गई? दैट इज अ पार्ट ऑफ असॉर्टिंग। ठीक है, और जब आप लोग बात करते हो स्टोरिंग और ग्रेडिंग की, तो स्टोरिंग और ग्रेडिंग का मतलब क्या हो गया? सॉर्टिंग और ग्रेडिंग का मतलब हो गया कि आप उसको कैटेगरी भी बनाते हो। जैसे अपने पता है बहुत बार ग्रेडिंग इज बेसिकली वेर यू आर बाइफरकेटिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी के बेसिस पे भी आप उसको ग्रेड कर सकते हो। जैसे पता है हम लोग बेटा बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह कुछ लेने जाते हो तो वेंडर्स के पास एक मस्त एकदम ताजा ताजा बड़ा बड़ा आम या फिर संतरा पड़ा होता है और उसके ऊपर लिखा होता है बड़ा बेस्ट क्वालिटी। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम। ठीक है, फिर उसके बाद स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, ये भी इसका पार्ट है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट लॉजिस्टिकल में ये सब एक्टिविटीज आ जाती है। और फिर उसके बाद आ जाता है फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग का मतलब क्या है? जितने भी इंटरमीडियरीज हैं वो लोग फाइनेंसिंग की भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, पोस्ट परचेज भी करते हैं और मार्केट इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। अब ये मार्केट इन्फॉर्मेशन वगैरह कैसे फैसिलिटेट किया जाता है ये समझो बेटा। सी, whenever you talk about selling of goods, goods are sold from manufacturer to wholesaler, wholesaler to retailer, and retailer to consumer. This is a normal channel which everyone follows. ठीक है, नाउ क्या रिटेलर एक ही कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचता है? नहीं, रिटेलर बहुत सारे कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बेचता है। रिटेलर सिर्फ एक को नहीं बेचता है। रिटेलर्स अगर बेच रहा है तो फिर वो बहुत सारे कंज्यूमर्स को एक साथ प्रोडक्ट बेचेगा, वो सिर्फ एक दो को नहीं बेचेगा। तो क्या वो इतने सारे कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा? हाँ। फिर क्या होलसेलर एक ही रिटेलर्स को बेचेगा? नहीं, वो भी और भी बहुत सारे रिटेलर्स को प्रोडक्ट बेचेगा। तो जब वो इतने सारे रिटेलर्स को बेच रहा है तो क्या रिटेलर्स और भी बहुत सारे कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बेच पाएंगे? हाँ, और यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो क्या रिटेलर्स इतने सारे कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पास ऑन करेंगे होलसेलर को? हाँ, होलसेलर वही इंफॉर्मेशन किसको पास ऑन करेगा? मैन्युफैक्चरर को। और मैन्युफैक्चरर अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आता है। आपको क्या लगता है कि अगर आप फोन में कोई स्पेसिफिक कलर डिमांड करते हो तो कैसे कंपनी अगले ब्रांड्स में या फिर अगले जो भी उनके नए प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें वो कलर लेके आ जाता है? इट इज बिकॉज दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस ग्राउंड्स। तो बस यहाँ पे वही पॉइंट बोला हुआ है कि जब आप लोग बात करते हो मार्केट इन्फॉर्मेशन की, ये सारे के सारे इंटरमीडियरीज मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। पोस्ट परचेज सर्विसेज, पोस्ट परचेज सर्विसेज का मतलब क्या हो गया? कस्टमर सपोर्ट हो गया। कस्टमर सपोर्ट कुड बी ऑन मेनी ग्राउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर बाइंग अ वॉशिंग मशीन या फिर टीवी या फिर रेफ्रिजरेटर और एसी एनीथिंग, तो ये रिटेलर से हम लोग यूजुअली खरीदते हैं। तो रिटेलर का बंदा क्या मेरे घर पे डिलीवर करके जाएगा क्या? हाँ। क्या वो आपके घर पे वो एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह जो भी है उसको इंस्टॉल भी करके जाएगा क्या? हाँ। फिर उसके बाद आप लोगों को जो भी रिपेयर्स, मेंटेनेंस वगैरह की सर्विसेज होती है वो भी दी जाती है। हाँ, और उसके साथ साथ फाइनेंसिंग भी। अब ये फाइनेंसिंग कैसे हो गया बेटा? समझो, व्हेन यू टॉक अबाउट द सेम चैनल अगेन, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को है ना बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो क्रेडिट पे गुड्स बेचता है, क्योंकि होलसेलर यूजुअली या तो कैश पेमेंट करेगा या फिर वो पूरा का पूरा या तो फिर आप लोगों को एडवांस पेमेंट करेगा। इन दोनों में से कोई भी तरीके से आप लोगों को पेमेंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद वही चीज आ जाती है रिटेलर्स पे। सो व्हेन यू टॉक अबाउट रिटेलर्स, होलसेलर रिटेलर को जब प्रोडक्ट बेचता है तो वो बेचता है क्रेडिट पे, और बहुत सारे रिटेलर्स भी होते हैं जो कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं क्रेडिट पे। क्यों बेटा? अब देखो, होलसेलर रिटेलर को क्रेडिट पे क्यों बेचता है? क्योंकि रिटेलर के बिजनेस में है ना कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, इसलिए वो प्रेफर करता है कि हम लोग अभी उधार पे ले रहे हैं, नहीं बिकेगा तो रिटर्न मार देंगे। और रिटेलर्स कस्टमर्स को कैसे क्रेडिट या कंज्यूमर्स को कैसे क्रेडिट देता है? पता है, आप लोगों के घर के सामने या फिर आपके घर के पास एक कोई किराने की दुकान होगी जहां पे आप लोगों के घर पे सालों से सामान आ रहा होगा और वो अंकल आपके घर वालों को भी जानते होंगे। तो अगर हम लोग कभी ऐसे बाहर गए हुए और मम्मी बोलती है कि बेटा एक ब्रेड और एक ब्रेड का पैकेट और एक बटर की टिक्की ले आ, तो हम लोग जाते लेने के लिए अंकल को बोलते हैं अंकल अभी पैसा नहीं है, खाते में लिख देना। तो क्या इस तरीके से रिटेलर्स कंज्यूमर्स को खाते की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? वो खाता क्या हो गया? दैट इज नथिंग बट क्रेडिट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज ये सारी की सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग, पोस्ट परचेज सर्विसेज एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन।
क्लियर है? सो व्हेन यू टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ दीज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये 3 पार्ट्स में क्या क्या आ जाएगा बेटा? पहला आ जाता है ट्रांजैक्शनल, जहां पे ट्रांजैक्शन रिलेटेड सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, बाइंग, सेलिंग, रिस्क बेयरिंग, ये सब। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लॉजिस्टिकल। लॉजिस्टिकल का मतलब क्या हो गया? रिलेटेड टू प्लेसेस, कि मैन्युफैक्चरर ने कंज्यूमर को बेचा तो उसके बीच में जो भी असेंबलिंग है, सॉर्टिंग है, ग्रेडिंग है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब सप्लाई चेन रिलेटेड या फिर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड मेजरली। और फिर उसके बाद आ जाता है फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग का मतलब क्या हो गया बेटा? कि अगर आपको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है सबसे पहले फाइनेंसिंग, कि आपको पैसा फाइनेंस करने के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है पोस्ट परचेज, और फिर उसके बाद आ जाता है मार्केट इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? तो ये सारी की सारी सर्विसेज है जो हम लोगों ने देखी, ये सब प्रोवाइड करी जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली आर द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेस मिक्स, तो प्लेस मिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है? कि इसमें जो भी चैनल्स है, वो चैनल्स में कितने इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। फिर उसके बाद आप उसके साथ साथ इसमें ये देख चुके हो कि जो भी ये चैनल्स है, ये चैनल्स फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करते हैं। और अब हम लोग ये समझेंगे कि जितने भी ये चैनल्स है, ये चैनल्स कंपनी ऑप्ट क्यों करता है, ये चैनल का पर्पस क्या है, ये चैनल का इंटेंट क्या है। कि अगर आप बोल रहे हो कि कंपनी एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, होलसेलर को अपॉइंट कर रहा है, रिटेलर को अपॉइंट कर रहा है, तो इन सब की जरूरत क्या है? सीधा सीधा मैन्युफैक्चरर अपनी वेबसाइट बनाएगा और कंज्यूमर को बेच देगा, पर ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहले उससे हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली आर दीस चैनल्स, कि कब आप लोग कंपनी मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचती है, फिर कब मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर हो जाता है, फिर कब मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर हो जाता है, और कब मैन्युफैक्चरर टू एजेंट टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर हो जाता है। तो ये चारों के चार चैनल जो है, हम लोग इनका इंटेंट समझेंगे एक एक करके, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या हो गया? लेवल जीरो। डायरेक्ट चैनल का मतलब लेवल जीरो में क्या है? यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक भी इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचता है, और जब मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचता है, उससे एक मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में अच्छा खासा रिलेशन बन जाता है, और वही रिलेशन इनको हेल्प करता है इन मैक्सिमाइजिंग द सेल्स। ठीक है? कि वो फ्यूचर सेल्स वगैरह भी सब अफेक्ट करता है। इसमें आप लोग बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं, फैक्ट्री आउटलेट इज एन एग्जांपल ऑफ द सेम। फिर उसके बाद बहुत बार कंपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोडक्ट बेचता है, वो ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोडक्ट बेचना इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द सेम। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे और तरीके, मेल ऑर्डर रिटेलिंग हो गया, ठीक है, पर्सनल सेलिंग हो गया, फिर ओपनिंग अप ऑफ ओन्ड आउटलेट्स, जैसे अगर आपको पता हो तो आई वीनस या फिर ये सब जितने भी शॉप्स हैं, वो सारे के सारे फ्रेंचाइज्ड आउटलेट्स हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एप्पल्स ऑफिशियल स्टोर इन जियो वर्ल्ड मुंबई, दैट इज देन ऑफिशियल स्टोर ऑफ एप्पल। ठीक है? तो वो ऑफिशियल स्टोर इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। तो हम यहाँ पे समझते हैं बेटा, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, अगर आप लोग इसके एग्जांपल देखो, जैसे डोर टू डोर सेलिंग हो गया। डोर टू डोर सेलिंग का मतलब क्या हो गया बेटा? वही जिसको आप लोग पर्सनल सेलिंग कंसिडर करते हो। ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट, डेल कंप्यूटर्स मेड टू ऑर्डर या फिर ऑनलाइन, की जब आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोडक्ट बेचते हो। और फिर उसके बाद मारुति की कंपनी ओन शोरूम्स, की जैसे कंपनी अपने आउटलेट्स, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने अभी एप्पल में देखा। अब इसमें तरीके क्या क्या है बेटा? इसमें ओन सेल्स फोर्स हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, मेल ऑर्डर हो सकता है, शॉर्टेस्ट मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे शॉर्टेस्ट मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है? इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ रिलेशनशिप। यहाँ पे है ना, एक रिलेशनशिप डेवलप होगा बिटवीन हुम बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर एंड द मैन्युफैक्चरर। ठीक है? प्लीज एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पे रिलेशनशिप जो होगा वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में चलता है, पर कोई भी रिलेशनशिप पे आप लोग लॉन्ग टर्म में रिलाई नहीं कर सकते, धोखे मिलने के चांसेस है। क्योंकि अगर कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर अच्छे सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कंपेयर टू योर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर, तो कंज्यूमर वहां पे जाएगा ही जाएगा। समझदार के लिए इशारा काफी है, तो यहाँ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा इनडायरेक्ट चैनल पे। इनडायरेक्ट चैनल में हम लोग देखेंगे तीनों के तीन चैनल्स एक एक करके, जहां पे आ जाता है पहले आप लोगों का लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो हम एक एक करके पहले ये समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली लेवल 1 इज। अब लेवल 1 में मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, दिस इज द चैनल दैट अ कंपनी ऑप्ट्स फॉर। अब ये चैनल यूजुअली क्यों किया जाता है? ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया कवर कर सको। इसका एग्जांपल क्या हो गया बेटा? कोई भी आप रिटेलर को प्रोडक्ट बेच रहे हो, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का फ्रेंचाइज भी आ जाता है। अब फ्रेंचाइजी कैसे आ जाता है बेटा, ये समझो। अब अगर मैन्युफैक्चरर है, जैसे मैकडी है, तो मैकडी ने किसी इंसान को फ्रेंचाइजी दी और वही इंसान कंज्यूमर को बेच रहा है। ठीक है?
तो क्या मैगडी ने किसी इंसान को अलाउ करा टू सेल द प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर? सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज ऑल अबाउट। यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया कवर कर पाते हो और उसके साथ साथ आप लोग ये कंट्रोल भी चेक कर पाते हो कि ऑन हाउ एग्जैक्टली द चैनल इज वर्किंग। अपार्ट फ्रॉम दैट there is an industry which only and only operates on this one channel, which is channel मतलब चैनल 0 एंड चैनल 1, ठीक है, एंड दैट इज ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में अगर आप लोग देखोगे बेटा तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कभी भी आप लोगों को होलसेलर नहीं मिलेगा। अब उसका रीजन क्या है बेटा? व्हेन यू टॉक अबाउट अ होलसेलर, होलसेलर बेसिकली क्या करता है? होलसेलर मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है। वो एक मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता है, वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के खरीदता है और उसमें भी उनके सारे प्रोडक्ट्स की जो भी सारी की सारी वैरायटी होती है वो सब भी अपने पास मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा चला जाएगा, जितनी गाड़ियां उसको अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ेगी हर एक रिटेलर को बेचने के लिए, उतने में तो इंसान अपनी खुद की कार की कंपनी चालू कर देगा। इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे कभी आप लोगों को होलसेलर्स एग्जिस्ट करते हुए नहीं दिखेंगे। क्लियर है? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली चैनल 1 इज। चैनल 1 में मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो भी आप लोगों के एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं ये उन गुड्स के लिए ज्यादा सूटेबल है और जहां पे आप लोगों को थोड़ा ज्योग्राफिकल एरिया भी कवर करना है उसके लिए भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है लेवल 2। लेवल 2 इज द मोस्ट कॉमन, जहां पे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, वो रिटेलर को बेचता है और वो कंज्यूमर को बेचता है। इसमें यूजुअली आ जाता है आप लोगों के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो आप लोग डेली बेसिस पे ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस कंज्यूम करते रहते हो, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों की इसमें आ जाती है, जहां पे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा। तो ये सब एक्टिविटीज आप लोग इस तरीके से परफॉर्म करते हो, ठीक है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे बड़ा फायदा क्या है? यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे बड़ा फायदा है दैट यू आर एबल टू कवर वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया विद इन मतलब यूजिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेलर्स। और ये तब आप लोगों के लिए भी सूटेबल है जब आपको पता है कि आप लोगों के जो गुड्स है दे आर नॉन बल्की, ठीक है, और मतलब वो मैक्सिमम कंज्यूमर्स डिमांड करने वाले हैं। जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या हो गए? जो आप लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो। क्लियर है? ओके, फिर आ जाते हैं बेटा हम लोग उसके बाद लेवल 3 पे। लेवल 3 में आ जाता है एक इंटरमीडिएरी जिसको हम बोलते हैं एजेंट। नाउ who exactly an agent is? When you talk about manufacturer, manufacturer अपने प्रोडक्ट्स बेचता है एजेंट को, एजेंट अपने प्रोडक्ट्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को। नाउ when is the time when an organization will be appointing agent? जब आपका प्रोडक्ट लाइन बहुत लिमिटेड है ना, बट आपको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, तब आप लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है। जैसे आप लोगों को पता होगा बेटा, बीच में 2 यम नाम के चिप्स आए थे, विराट कोहली भाई थे इनके ब्रांड एम्बेसडर, जिसका टैग लाइन था इट्स नॉट फ्राइड इट्स पिग। उसके लिए आप लोग यूजुअली एजेंट अपॉइंट करते हो। फिर उसके बाद बहुत सारे स्नीकर्स होते हैं, तो वो स्नीकर्स वगैरह भी कैसे हो गए बेटा? उसको भी आपको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। जैसे अगर आप लोग देखते हो बेटा 7A और A7 क्वालिटी आप लोगों को दोनों मिलती है, ठीक है, शूज में। तो वहां पे अगर आप लोग देखो तो वहां पे एयरफोर्स के बहुत ज्यादा कॉपीज आते हैं, या सांबाज हो गए, या कोई भी ऐसे बेसिक शूज हो गए, ओनित्सुका हो गया, ये सब चीजों के आपको बहुत इजीली फेक या डूप्स मिल जाते हैं। तो ऐसी चीजें ना हो उसके ऊपर एक पूरा कंट्रोल रखने के लिए कंपनीज यूजुअली एजेंट को अपॉइंट करती है। तो एजेंट बेसिकली होता क्या है बेटा? एजेंट है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्केट कवर करने में हेल्प करता है along with limited product line. Am I clear with this? So these are some of the channels of distribution that any organization can opt for. ये organization कैसे opt करता है बेटा? Manufacturer, retailer, agent, wholesaler, retailer, consumer. फिर उसके बाद manufacturer to wholesaler to retailer to consumer, manufacturer to retailer to कंज्यूमर, और हम लोगों ने देखा डायरेक्ट चैनल जहां पे सीधा गुड्स बेचे जाते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। क्लियर है? आई होप दीस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट द इंटरमीडियरीज। ये इंटरमीडियरीज होते कौन कौन है? ठीक है, ये इंटरमीडियरीज क्या है, इनका काम क्या है? ठीक है, एजेंट है, होलसेलर है, रिटेलर है, ठीक है। एजेंट तो चलो हम लोगों ने ठीक है देख लिया कि दे आर बेसिकली हु बेटा, ये लोग कोई भी टाइटलशिप वगैरह कुछ नहीं लेते। एजेंट है मतलब आप लोग इसको सरल भाषा में दलाल बोल सकते हो बेटा, ठीक है। तो वो हो गया इसका पार्ट। जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ये कोई भी ओनरशिप नहीं लेता है, ये सिर्फ और सिर्फ कमीशन छापता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं होलसेलर्स। होलसेलर्स बेसिकली बल्क ट्रेडर्स होते हैं, टाइटल भी लेते हैं, गुड्स भी बल्क में खरीदते हैं और बेचते स्मॉलर क्वांटिटीज में। डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए बेटा जो सारी की सारी कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कि जिसमें आप लोग ये सप्लायर्स वगैरह को डायरेक्टली गुड्स प्रोवाइड करते हो।
और फिर उसके बाद आ जाता है रिटेलर। हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों का सबसे पहला पॉइंट होगा होलसेलर, कि भाई एक होलसेलर होता कौन है। अब ये समझो बेटा, व्हेनेवर इट इज अबाउट अ होलसेलर, तो होलसेलर के बारे में जो सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि होलसेलर पूरी प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं। अब प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम इनटू डीलिंग ऑफ स्टेशनरी गुड्स, कि मैं स्टेशनरी प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूँ, तो मैं स्टेशनरी में एक नहीं, मैं सारे के सारे कंपनीज के प्रोडक्ट मेंटेन करके रखूंगा। और कितने प्रोडक्ट मेंटेन करके रखूंगा बेटा? सारे के सारे। उसमें मेरे पास फिर कोई लिमिट नहीं होगी कि अगर मेरे पास स्टेशनरी है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ होलसेलर ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, तो मैं क्या करूंगा? मैं डॉम्स भी रखूंगा, मैं क्लासमेट भी रखूंगा, मैं नवनीत भी रखूंगा, फिर उसके बाद मैं कैमलिन भी रखूंगा, मैं नटराज भी रखूंगा, मैं नॉन डस्ट भी रखूंगा, मैं हर एक चीज अपने पास मेंटेन करके रखूंगा। और सिर्फ वही नहीं, इन सबके जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपने पास मेंटेन करके रखूंगा, ताकि जब किसी भी रिटेलर को प्रोडक्ट चाहिए, तो रिटेलर को बार बार अलग अलग मैन्युफैक्चरर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। वो सिर्फ एक होलसेलर के पास जाए और उसको सारे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स एक ही साथ मिल जाए। दैट इज व्हाई दे डील इन बल्क। वो इनसे बल्क में गुड्स उठाते हैं और उसको स्टोर करने की भी एक्टिविटीज यही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो ये यूजुअली प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं और स्टोरेज का जो फंक्शन है वो यही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ ये जब मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो ये लोग कैश पेमेंट करेंगे, और जब ये लोग रिटेलर्स को प्रोडक्ट बेचेंगे तो ये उनको क्रेडिट पे बेसिकली प्रोडक्ट्स बेचते हैं। क्यों? बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स का पैसा नहीं अटकना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर बहुत बल्क में गुड्स बनाते हैं और रिटेलर्स पता है कि स्मॉल स्केल पे ट्रेड करते हैं, जो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, इस वजह से उन लोगों को ये प्रोडक्ट बेचा जाता है ऑन क्रेडिट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होलसेलर्स होते हैं, होलसेलर्स में ये चीज याद रखना, द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन विल ऑलवेज बी रीसेलिंग। Generally, whenever they sell the product, they will always sell for the purpose of reselling the products. मैन्युफैक्चरर हमेशा रिटेलर्स को प्रोडक्ट बेचेंगे, सॉरी, होलसेलर्स हमेशा रिटेलर को प्रोडक्ट बेचेंगे। देयर विल बी चांसेस कि होलसेलर्स डायरेक्टली कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट बेचे, बट दैट विल बी वेरी रेयर सिचुएशंस, या फिर उसके जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे वो इतने नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज समवन हु सेज इन जॉइंट फैमिली, वो जॉइंट फैमिली में रहता है कि उसके घर पे रहते 50-60 लोग, उसका घर नहीं, उसका जिला ही है बेटा। ठीक है, उसको गांव घोषित कर चुके हैं लोग। तो उसमें अब उसको अगर घर पे चावल वगैरह चाहिए, तो उसको चाहिए होगा बेटा 100-200 किलो चावल। अब वो 100-200 किलो चावल लेने के लिए वो प्रेफर करेगा कि मैं रिटेलर के पास नहीं जाऊं, मैं होलसेलर के पास जाऊं। या फिर फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई वेडिंग, कोई फंक्शन वगैरह है, तो वहां पे हम लोगों को क्या चाहिए बेटा? पानी की बोतलें चाहिए, पानी की बॉटल्स का पूरा क्रेट लेना पड़ेगा। और होगा बेटा, लग सकता है कि अपने को 50-60 क्रेट लग जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम रिटेलर के पास जाएंगे? नहीं, रिटेलर महंगा बेचेगा, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं होलसेलर के पास जाऊं। सो जनरली अगर आप देखो, तो होलसेलर्स यूजुअली प्रोडक्ट बेचते डायरेक्टली रिटेलर को ही है, बट देयर विल बी वेरी लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस वेयर यू कैन सी होलसेलर सेलिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ होलसेलर डज। और हाँ, एक चीज जो हमेशा याद रखनी चाहिए, होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन कभी ज्यादा नहीं होता है, होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा व्हाट एग्जैक्टली दिस पॉइंट इज। होलसेलर होता कौन है बेटा? ही इज टर्म्ड एज द बल्क मास्टर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, बाइंग एंड सेलिंग। दे बाय इन लार्ज क्वांटिटीज एंड दे सेल द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। जो हम लोगों ने देखा, ये लार्ज क्वांटिटीज में किससे खरीदते हैं? मैन्युफैक्चरर से, और रिटेलर्स को रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में बेचते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। यूजुअली जो वेयर हाउसिंग की एक्टिविटी होती है, वो सारी की सारी होलसेलर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि होलसेलर का किसी और चीज में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। नॉट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री या गुड्स, बट उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी चीज में होता है, तो दैट इज ओनली एंड ओनली वेयर हाउसेस, क्योंकि उनको अपने पास बहुत ज्यादा बड़े साइज के वेयर हाउस मेंटेन करके रखने। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग हम लोगों ने अभी देखा, ये जब मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदते हैं तो उनको कैश पेमेंट करते हैं या फिर एडवांस में दे देते हैं, बट दे विल ऑलवेज ग्रांट क्रेडिट टू हुम बेटा? दे विल ऑलवेज ग्रांट क्रेडिट टू द रिटेलर्स। ये लोग रिटेलर्स को हमेशा उधारी पे गुड्स बेचेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रिस्क टेकिंग, कि अगर कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशन है या जो भी स्पॉइलेज वगैरह है, वो सारा का सारा रिस्क कौन बेयर करेगा? होलसेलर्स, क्योंकि वो अपने पास बल्क में गुड्स खरीद के बैठे हुए, तो उस टाइम पे सारा का सारा रिस्क कौन बेयर करेगा? दैट विल बी डन बाय द होलसेलर्स। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ग्रेडिंग पैकेजिंग। ग्रेडिंग और पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? जो गुड्स का बाइफर्केशन होता है, सॉर्टिंग और सॉर्टिंग जो हम लोगों ने पहले देखा, दैट इज समथिंग व्हिच इज डन बाय द मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स। ठीक है,
कि वो गुड्स को इजीली कन्वीनियंट लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। होलसेलर्स जो होते हैं, होलसेलर्स भी प्रमोशन की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, पर वो उस स्केल पे करते हैं जो हम लोगों के लिए अवेयरनेस नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट होलसेलर्स परफॉर्मिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज, तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा बेटा कि जब आप दुकानों पे जाते हो तो आपको एक वो छोटा सा फ्रिज दिखता होगा जो रेड बुल का है, या फिर एक छोटा सा फ्रिज होगा जो कैडबरी की चॉकलेट्स रखता है, या फिर एक बड़ा सा फ्रिज होगा जहाँ पे पेप्सी छपा हुआ होता है बड़े से फ्रिज पे। फिर उसके बाद चिप्स का एक स्टैंड होगा जहाँ पे सिर्फ अंकल चिप्स रखा हुआ है और उसके ऊपर अंकल चिप्स लिखा हुआ है, या फिर प्रिंगल्स हो गया, या कॉर्नेटोस हो गया, या डोरिटोस वगैरह जो भी हो गया, यू फाइंड ऑल ऑफ दीज। तो वो सब प्रोडक्ट्स उनको कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है होलसेलर, ताकि वो गुड्स की प्रमोशन कर सके। तो होलसेलर जो प्रमोशन की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो रिटेलर्स के स्केल पे या रिटेलर्स के लेवल पे करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच में अवेयरनेस ज्यादा आ जाती है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा और नेक्स्ट समझते हैं who exactly a retailer is. Retailer is the last mile, the reason being he is the one who sells the product directly to the consumer for the purpose of final consumption. ये लोग बेसिकली क्या करते हैं? सबसे पहला फंक्शन इनका होता है असॉर्टमेंट का। असॉर्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब आप रिटेलर के पास जाते हो, फॉर एग्जांपल आपको पेन खरीदना है, तो अपने उसको बोलेंगे भैया ट्राईमैक्स दो, बोले नहीं भैया सेलो दो, बोले नहीं भैया जेल पेन दो, बोले नहीं भैया पायलट पेन दो। फिर उसके बाद ये सब चीजें जब अपने उनको बोलते हैं तो वो उनके पास क्यों होता है? बिकॉज दे इंश्योर कि वो लोग अलग अलग होलसेलर्स या अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स अपने पास मेंटेन करके रखे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या है? एग्जैक्टली व्हेन नीडेड। आप लोगों को जब प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो तब आप लोगों को प्रोडक्ट्स का सप्लाई करके देते, एंड दैट इज व्हाई दे प्रोवाइड यू विद द टाइम यूटिलिटी। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब हो गया ये आप लोगों को प्रोडक्ट्स बताते हैं। अब जैसे अगर आप लोग विजय सेल्स वगैरह कहीं पे भी जाते हो और वो आपको बोलते हो कि भैया हम लोगों को है ना एक माइक्रोवेव खरीदना है, बोले ठीक है मैम आइए, वो आप लोगों को माइक्रोवेव के अंदर है ना पॉपकॉर्न बना के दिखाएगा, क्योंकि उसको उसके अलावा और कुछ नहीं आता है। तो वो जब आपको पॉपकॉर्न बना के दिखा रहा है तो वो आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हाउ एग्जैक्टली द प्रोडक्ट इज टू बी यूज्ड। द सेम गोज विद द लैपटॉप, द सेम गोज फॉर एनी अदर प्रोडक्ट। तो ये लोग क्या करते हैं बेटा? ये कस्टमर एजुकेशन करते हैं कि अगर आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है तो आप लोगों के बीच में प्रोडक्ट अवेयरनेस पूरी की पूरी क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो गया? क्रेडिट टू कस्टमर्स। रिटेलर्स यूजुअली कस्टमर्स को क्रेडिट देते हैं, जो हम लोगों ने देखा कि आपके घर के पास अगर कोई जनरल स्टोर है तो वहां पे आप लोगों को उधारी मिल सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन क्यों बोला जाता है? बिकॉज बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अ रिटेलर, तो रिटेलर आप लोगों को उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा और आपको बताएगा कि हाउ एग्जैक्टली द प्रोडक्ट इज टू बी यूज्ड। क्लियर है? और लास्ट में आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, घर पे प्रोडक्ट डिलीवर करके देंगे। सो दिस इज एग्जैक्टली हु अ रिटेलर इज। रिटेलर इज बेसिकली द वन who will always sell the product for the purpose of फाइनल कंजम्पशन। फाइनल कंजम्पशन के अलावा वो और कोई इंटेंट के लिए आप लोगों को प्रोडक्ट बेचेगा नहीं। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? Alright, let's go ahead and understand what the next part is. The next topic is basically critical examination wholesaler versus retailer, जो हम लोग बहुत बेसिक तरीके से समझ चुके हैं। होलसेलर्स यूजुअली जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, रिटेलर्स जो बेचते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। इनके पास जो गुड्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं या फिर नैरो होते हैं, क्योंकि ये लोग एक प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं, वेरास रिटेलर के पास आप लोगों को वैरायटी अच्छी खासी मिल जाएगी। फिर उसके बाद व्हेन यू टॉक अबाउट टारगेट, टारगेट इज इंडस्ट्रियल और या फिर रिटेलर्स, क्योंकि ये लोग रीसेलिंग के लिए प्रोडक्ट बेचते हैं। यहाँ पे अल्टीमेट कंज्यूमर, क्योंकि ये लोग फाइनल कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट बेचते हैं। और यहाँ पे पर्पस क्या देखा था हम लोगों ने? यहाँ पे पर्पस विल बी रीसेलिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लोकेशन। इन लोगों की लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, कहीं पे भी सिचुएटेड हो, इनको प्रोडक्ट बेचने से मतलब है। और लोकेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप लोगों की अगर विजिबिलिटी कंपेरेटिवली कम है तो उसकी वजह से आप लोगों का प्रोडक्ट बहुत कम बिकेगा। और फिर उसके बाद आता है डिस्प्ले। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं रिटेलर से फिर से प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है, जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। रिटेलर को अपना प्रोडक्ट उस तरीके से सामने वाले के पास डिस्प्ले करना पड़ेगा। आफ्टर सेल सर्विसेज यहाँ पे कुछ नहीं होती है, और यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत ज्यादा होती है और मैटर भी करती है। क्लियर है? So this is basically what an examination of retailers and wholesalers are. Let's go ahead and understand what the next part is, which is factors affecting choice of channel of distribution. हम लोगों ने देखा कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेता है तो आ जाता है बेटा लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसमें आप लेवल 0 को बोलते हो डायरेक्ट चैनल और इसको आप क्या बोलते हो? इनडायरेक्ट चैनल।
ठीक है, जबकि लेवल 0 और लेवल 1 को बोला जाता है शॉर्टर चैनल और इन दोनों को बोला जाता है लॉन्गर चैनल। तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कब लेवल 0, 1, 2, 3 को ऑप्ट करेगा। तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द नेक्स्ट पार्ट से। सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स का मतलब क्या है कि जब भी आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्ट करते हो तो आप ये देखते हो कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो वो प्रोडक्ट किस तरीके का है, वो प्रोडक्ट का प्रकार क्या है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी मतलब जो खराब हो भी सकता है और जो खराब नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज द पेरिशेबिलिटी। इफ द प्रोडक्ट इज पेरिशेबल तो बाय डिफॉल्ट यू विल बी ऑप्टिंग फॉर अ शॉर्टर चैनल। व्हाई विल यू बी ऑप्टिंग फॉर अ शॉर्टर चैनल? क्योंकि प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाएगा। एंड इफ द प्रोडक्ट इज नॉन पेरिशेबल देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ लॉन्गर चैनल। समझो बेटा, मैं दूध के लिए मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर ऑप्ट नहीं कर सकता। या तो मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर या ज्यादा से ज्यादा रिटेलर होगा। ठीक है, बट वहीं पे अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि चिप्स का पैकेट है, नाउ चिप्स आर आल्सो पेरिशेबल बट वो इतना जल्दी खराब नहीं होते। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, यू ऑप्ट फॉर लॉन्गर चैनल कि वो प्रोडक्ट जल्दी खराब हो रहा है कि नहीं, दैट इज पेरिशेबिलिटी। ठीक है, कि आप लोग उसके लिए शॉर्टर चैनल यूज करते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाई प्राइस या फिर वैल्यू। हाई प्राइस या फिर वैल्यू जैसे ज्वेलरी हो गया, कार्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, ये सब प्रोडक्ट्स अगर आप लोग देखो तो ये आ जाते हैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में। तो इसके लिए ऑल्सो यू विल बी ऑप्टिंग फॉर अ शॉर्टर चैनल, क्योंकि लॉन्गर चैनल अगर आप ऑप्ट करोगे तो हर एक इंटरमीडिएट अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा जिसकी वजह से उसका प्राइस शूट अप हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये यूजुअली ज्वेलरी में शॉर्टर चैनल यूज किया जाता है या फिर जो भी हाई प्राइस वैल्यूज होते हैं। फिर उसके बाद होता है टेक्निकल इन नेचर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है तो उसके लिए भी आप लोग प्रेफर करोगे शॉर्टर चैनल, कि आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट इंटरैक्शन हो गया। जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया एक तरीके से, कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई मशीन खरीद रहे हो एंड इफ द मशीन इज टू टेक्निकल टू अंडरस्टैंड टू हाउ टू यूज इट, तो उसके लिए यू विल बी ऑप्टिंग फॉर अ शॉर्टर चैनल। क्लियर है? सो ये सारे के सारे प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स हो गए। ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट का नेचर क्या है, आपका प्रोडक्ट किस प्रकार का है, उसके हिसाब से भी आप लोग अपना चैनल डिसाइड करते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। नाउ व्हाट आर मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स? कि आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हो उसके रिलेटेड में क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है बेटा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अगर नंबर ऑफ बायर्स बहुत सारे हैं तो उसके लिए यूल बी ऑप्टिंग फॉर इनडायरेक्ट या फिर लॉन्गर चैनल। जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के बायर्स बहुत सारे हैं तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट मैं लॉन्गर चैनल ऑप्ट करूंगा, बिकॉज आई वांट टू कवर लार्ज या फिर वास्ट जोग्राफिकल एरिया। सो इन ऑर्डर टू कवर दैट आई विल बी ऑप्टिंग फॉर लार्ज नंबर ऑफ लॉन्गर चैनल। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्कैटर्ड जोग्राफी। तो उसके लिए भी आप लोग लॉन्गर चैनल ऑप्ट करोगे, कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा टारगेट मार्केट ही बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, कि मुझे कन्याकुमारी में भी बेचना है, मुझे जम्मू कश्मीर में भी बेचना है, मुझे यहाँ पे क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी बेचना है, मुझे मध्य प्रदेश में भी बेचना है, मुझे गोवा में भी बेचना है, मुझे पंजाब राजस्थान में भी बेचना है, तो अगर मेरा स्कैटर्ड चैनल है तो उसके लिए भी आई विल बी ऑप्टिंग फॉर अ लॉन्गर चैनल। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बल्क ऑर्डर साइज। बल्क ऑर्डर साइज का मतलब क्या हो गया, कि अगर मेरा मार्केट में बल्क ऑर्डर आ रहे हैं, कि मैन्युफैक्चरर को सीधा मैंने एज अ रिटेलर ही सीधा बोल दिया कि भाई, या फिर कोई कंज्यूमर है सीधा उसने ही अगर मैन्युफैक्चरर को ऐसा बोल दिया कि भाई मुझे चाहिए 1,00,000-2,00,000 यूनिट, तो उसके लिए वो क्या करेगा, दे विल ऑप्ट फॉर डायरेक्ट चैनल। ठीक है, कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसके लिए प्रेफर करूंगा कि मैन्युफैक्चरर खुद कंज्यूमर को डिलीवर करे। क्लियर है? सो दीज आर द मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स मतलब आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हो वो कितना ज्यादा स्कैटर्ड है या वो किस प्रकार का है। क्लियर है? Alright, let's go ahead and understand what the next part is. The next is factors affecting channel choice, that is company and middleman. Company related factors कि company related factors क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाता है high financial strength and desire for control. हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मतलब कंपनी के पास पैसा भर भर के है, इन लोगों के पास पैसों की बारिश हो रही है। तो अगर जिस कंपनी के पास पैसों की बारिश हो रही है वो प्रेफर करेगा शॉर्टर चैनल। क्यों? या फिर वो डायरेक्ट चैनल प्रेफर करेगा कि मैं खुद ही अपना रिटेल आउटलेट खोल देता हूँ, मेरे को दूसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरे पास इतना पैसा भर भर के है तो फिर मैं खुद का आउटलेट चलाऊं ना। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, कि अगर आप लोगों का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है देन यू विल प्रेफर गोइंग फॉर डायरेक्ट चैनल। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिजायर फॉर कंट्रोल। डिजायर फॉर कंट्रोल का मतलब क्या है, कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द प्रोडक्ट दैट आई एम सेलिंग, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिरयानी की ऐसी ताबड़तोड़ रेसिपी है जो मेरे अलावा और कोई नहीं बना सकता। ठीक है, तो उस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, मैं ये इंश्योर करूंगा कि जितने भी आउटलेट्स होंगे वो सारे मेरे होंगे, मेरे को ज्यादा लोगों को नहीं बेचना प्रोडक्ट। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज ऑल अबाउट, कि व्हेन आई नो दैट देयर इज अ डिजायर फॉर कंट्रोल, कि आई शुड बी द ओनली वन हैविंग द कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट, सो फॉर दैट आल्सो आई विल बी प्रेफरिंग फॉर अ शॉर्टर चैनल या फिर फॉर डायरेक्ट चैनल। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज, व्हिच इज कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स, की कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर अच्छी है
तो उसके लिए आई विल बी ऑप्टिंग फॉर अ शॉर्टर चैनल, और अगर कंपनी का डिजायर फॉर कंट्रोल ज्यादा है देन ऑल्सो आई विल बी ऑप्टिंग फॉर अ शॉर्टर और अ डायरेक्ट चैनल। क्लियर है? और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मिडल मैन फैक्टर्स। मिडल मैन फैक्टर्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एजेंट की, होलसेलर की और रिटेलर की। ठीक है, अब ये सब जो लोग हैं इनके रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ राइट पार्टनर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ राइट पार्टनर्स का मतलब क्या है, अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐसा एजेंट, होलसेलर या रिटेलर मिल जाता है जो मेरी पॉलिसी के अनुसार, मेरी जो भी पॉलिसीज है, अगर वो मेरी पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए रेडी है, तो बाय डिफॉल्ट आई विल बी गोइंग फॉर इट, कि अगर वो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करने के लिए तैयार है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट। ठीक है, कि हम लोग उनके मार्जिन अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। अब समझो, जैसे हम लोगों ने देखा कि हाउ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। ठीक है, अब उसमें होलसेलर और रिटेलर ऐसे हैं जो अच्छा खासा मार्जिन डिमांड कर रहे हैं। अब अगर ये लोग मार्जिन ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्या मैं ये अफोर्ड कर पाऊंगा? हाँ, अगर नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा, देन आई विल बी गोइंग अगेन फॉर अ शॉर्टर चैनल। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज, कि अवेलेबिलिटी में आप लोग ये एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हो कि इफ द पार्टनर्स आर करेक्ट, तो फिर आप उसके साथ जा सकते हो जो आपकी पॉलिसीज मानने के लिए तैयार है, या फिर आप उन लोगों के क्या बोलते हैं फॉलोअप्स वगैरह भी ले सकते हो, या फिर आप लोग उनका मार्जिन अफोर्ड कर सकते हो। और फिर आ जाता है लीगल पॉलिसीज एंड टर्म्स। लीगल पॉलिसीज एंड टर्म्स का मतलब क्या हो गया, कि आप लोग को कानून के दायरे में ये चीज करनी पड़ेगी, कि अगर आप लोगों के ऊपर कोई भी लीगल क्राइटेरिया या फिर कानून का पॉइंट अपॉइंट होता है, अप्लाई होता है, तो आप लोग उसके लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? Let's go ahead and understand what the next part is, that is related to external environment, कि फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटर्स हो गए। अब मुझे लगता है कि मार्केट में कॉम्पिटिटर भर भर के, ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर मार्केट में कॉम्पिटिटर अच्छे खासे हैं। तो जब मार्केट में कॉम्पिटिटर अच्छे खासे हैं, तो उसकी वजह से भी मेरा बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो मुझे कॉम्पिटिटर के हिसाब से भी अपना चैनल ऑप्ट करना पड़ेगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो अमूल, सुमूल और मदर डेयरी। ठीक है, ये सब अगर आप लोग देखो तो एक तरीके से सिमिलर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सबसे ज्यादा कंपटीशन ये लोग एक दूसरे का है। सो कॉपी सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स और डिफरेंशिएट, या तो आप उनके हिसाब से चल सकते हो या फिर आप अपना खुद का चैनल ऑप्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब मार्केट में इकोनॉमी कैसी है, मंदी ज्यादा है या नहीं है। सो डिप्रेशन भी आ जाएगा, रिसेशन भी आ जाएगा, दैट इज शॉर्टर इज चीपर मंदी के टाइम पे, और अगर बूम फेस चल रहा है देन यू कैन ऑप्ट फॉर लॉन्गर। और लास्ट आ जाता है लीगल रिस्ट्रिक्शंस की, जैसे हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट अगर कोई भी आप लोगों के ऊपर लाइसेंसेस या फिर टैक्सेस वगैरह ज्यादा लगाता है। क्लियर है? ऑलराइट, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। विल स्टॉप हियर फॉर नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके हर एक डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। मीनवाइल सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।